किसी किसी शहर की या किसी देश की पूरी पिक्चर को अच्छा या बुरा बना सकता है। जी बिल्कुल। और जयपुर जहां हम बैठे इस समय, जयपुर नो डाउट इज ए बिग डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन है। लोग यहां आते हैं, देश दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय आयोजन यहां होते हैं, पूरी 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 दुनिया के लोगों की नजर जयपुर में रहती है। तो जयपुर जैसे शहर में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा प्रबंधन है, वो हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ हमारे आजीविका और हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है जी। अब अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा कि किसी कॉलोनी में गंदगी है, तो क्या आप वहां, अगर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र रहता है तो भी क्या आप जाने में आपको असुविधा होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। बेशक वो आपका बहुत अभिन्न मित्र है, लेकिन आप उसको यही कहेंगे यार तुम्हारे गंदगी बहुत है यार, उधर आने में ना 2 बार सोचना पड़ता है। तो इसी को अगर हम बड़े स्तर पे सोचें, तो जब विदेश का कोई पर्यटक जयपुर आता है और उसको लगता है कि यहाँ गंदगी बहुत है, तो वो हमारी एक गलत पिक्चर लेके जाता है और उससे न केवल हमारा एक पर्यावरण के प्रति हमारी गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि हमारा आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है कि हमारे रोजगार जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, वो रोजगार भी प्रभावित होते हैं। तो अगर इस तरह की चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो युवा इससे प्रभावित होंगे, इससे जुड़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जब तक आप उनके शिक्षा को, उनके व्यवसाय को, उनके दैनिक जीवन को जब तक आप पर्यावरण से नहीं जोड़ेंगे, उसके खतरों से नहीं जोड़ेंगे, उसके उन्मूलन से, जो आपका अपशिष्ट रोकथाम या प्रदूषण के उन्मूलन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका जो स्थायी समाधान है वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो युवाओं की सहभागिता बहुत आवश्यक है और मैं आपके माध्यम से युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि वो आगे बढ़ें और हम सब उनके लिए तैयार हैं। वो हमसे जितना चाहें, हमसे जो सहयोग ले सकते हैं हम देने को तैयार हैं। निश्चित रूप से उनके पास ज्ञान हमसे ज्यादा है। आज जो उनके पास इंटरनेट की नॉलेज है, उनका जो अपना जो फास्ट एजुकेशन है वो सब निश्चित रूप से हमसे ज्यादा है, लेकिन कहीं आयु का अनुभव हमारा उनसे थोड़ा सा अधिक है। तो अगर वो निश्चित रूप से हमसे बात करते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन समाज में आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल संजय सर, बहुत अच्छी बात आपने कही हमारे युवाओं को, क्योंकि आप दिन रात उन युवाओं को ही डील करते हैं, उन युवाओं के साथ रहते हैं, आप उनकी मानसिक स्थिति भी समझते हैं, आप उनकी शक्ल देखकर पहचान जाते होंगे कितने लोगों से आप मिलते हैं कि वो क्या सोच के आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है उनके पास नॉलेज ज़्यादा हो, परंतु उस नॉलेज को सुनकर भी आप उसके प्लस माइनस कम से कम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, और उसके बाद उन्हें सही दिशा बता सकते हैं। और जब सही दिशा पकड़ लेता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीन केमिस्ट्री पर अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल यही पूछना चाहता हूं सर, क्या संभावनाएं हैं इसकी आगे भविष्य में? देखिए, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पर्यावरण से डायरेक्टली रिलेटेड है जी। तो जितना भी आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, उससे संबंधित जितनी भी रिसर्च है, जितना भी जानकारियां हैं, उन सब में ग्रीन केमिस्ट्री का सीधा सीधा उपयोग हो सकता है, उसका सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। और कृषि में बहुत बड़ी संभावना है कि ग्रीन केमिस्ट्री के साथ मिलके हम कृषि में नवाचार, बहुत सारे नवाचार हम शुरू कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी ये अपनी तरफ से सहयोग देना चाहूंगा कि अगर उनको किसी किस्म का कोई सहयोग चाहिए तो अवश्य हमसे संपर्क करें। हम निश्चित रूप से उनका भरसक प्रयत्न करके मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, अखंड संवाद का आपने मान बढ़ा दिया, आप यहाँ पहुँचे, आप हमारे किसान भाइयों से मुखातिब हुए, उनसे रूबरू हुए, और ग्रीन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर युवा किसान हैं, युवा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि नौकरियाँ छोड़कर और अब खेती की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे लोगों को असल में समझाने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता थी, आप यहाँ पर पहुँचे, आपने उनको बहुत अच्छी बातें बताई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी कि आपने इस अखंड संवाद के हवन में मेरी भी आहुति स्वीकार की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
तुम ना होते तो हम भी ना होते, तुम ना होते तो दाल रोटी के मजे ना होते, तुम ना होते तो बाजार हमारे रंग बिरंगे फलों से सजे ना होते, तुम ना होते तो त्योहार हमारे फीके रह जाते, तुम ना होते तो भगवान भी हमारे भूखे रह जाते। थैंक यू किसान, धन्यवाद किसान। जी हाँ, इस किसान के लिए हम इस समय पर लगातार एक अखंड संवाद कर रहे हैं, एक ऐसा संवाद कर रहे हैं जो संवाद इस समय पर बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आज हमने ये बातें नहीं पूछी, आज अगर हमने ये बातें नहीं की तो बात वाकई में बिगड़ जाएगी, और बात करेंगे तो बात से ही बात बढ़ेगी, बात करेंगे तो बात से ही बात बनेगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए इस अखंड संवाद को हम कर रहे हैं, और बहुत कम समय बचा हुआ है अब उस माइलस्टोन को छूने में, जो कि लक्ष्य जिसका हम लेकर चले थे। जी हां, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत का जश्न उतना ही शानदार होगा। अखंड संवाद में एक के बाद एक जिस प्रकार से एक्सपर्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक जिस प्रकार से गेस्ट हमें मिल रहे हैं, और एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारे किसान भाई हमें रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इस समय तक 10,000 से ज़्यादा लाइक्स हमारे इस वीडियो पर आ चुके हैं, और सैकड़ों की संख्या में व्यूअर्स लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही जी 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 बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस अखंड संवाद में एक के बाद एक हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स एक के बाद एक इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं, इस अखंड संवाद को, जिस अखंड संवाद के बारे में हमने कहा कि ये संवाद बहुत ज़रूरी था, ये संवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात उन युवाओं के लिए हो रही है, उन युवाओं के लिए जो जी जी बिल्कुल। और अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से, एक ऐसे गेस्ट से, जी हाँ, जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी, जो कि जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इस समय बड़ी दूर से आए हैं लेकिन प्यार का तोहफा लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपके साथ में मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा से, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, जो कि पीआरओ हैं, गांधीनगर गुजरात यूनिवर्सिटी के पीआरओ हैं, और आज ही गुजरात से सीधे हमारे ऑफिस पहुंचे हैं। ये आपका प्रेम कह सकते हैं सर, किसानों के प्रति आपका प्यार कह सकते हैं, और मेरे प्रति आपका स्नेह कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, इस समय पर किसान भाइयों, आप सामने देख सकते हैं कि दो सुनील आपके सामने इस समय पर बैठे हुए हैं और वार्ता करने जा रहे हैं आपके बारे में। सुनील जी, सबसे पहली बात ये, आप पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, आप इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन में थे, और आपके साथ युवाओं का बहुत जुड़ाव है। जी, मैं एक सीधा सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ, मास कम्युनिकेशन में या आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी मीडिया फील्ड में भी जाएं, तो आप देखते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी बीट होती है। जी बिल्कुल। किसी की एंटरटेनमेंट बीट होती है, किसी की क्राइम बीट होती है, किसी की पॉलिटिकल होती है, किसी की मेडिकल होती है। जी, पर क्या आपने कभी किसी की एग्रीकल्चर बीट सुनी? हाँ, दरअसल ये मेरे लिए भी बड़ा ही अचंभे वाली बात है कि जब हम बीट की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, खासतौर पे मीडिया में, जी, तो ये आमतौर पे पिछले 10-15 सालों से मैं जब मीडिया में रहा तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर जैसी बीट का कहीं कोई नाम नहीं है। खासतौर पे जो ग्राउंड पे अगर हम बात करें, मीडिया के उन पहलुओं की बात करें जिसमें कि ज़्यादातर जो मुद्दे हैं जिनको हम कवर करते हैं, लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है कहीं ना कहीं वो इन तमाम मुद्दों से पूरी तरह से अपने आप को अछूता मानता है, या यूँ कहें कि जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम करने चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर के तमाम जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, एग्रीकल्चर में होने वाले बहुत सारे चेंजेस हैं, इस सदी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो मीडिया में कहीं ना कहीं वो बारीकी से वो जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए सामने, वो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर बीट के नाम पे हो या किसी और तरीके से, वो तमाम मुद्दे हमेशा ही गायब रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह का एक मीडिया का रूप सामने आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी अछूती है।
और पूरी तरह से अभी हमने जो है वो उसको आत्मसात कर नहीं किया है मेरे ख्याल से। जी, और यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकारों की होती हैं, बहुत सारी ऐसी पद्धतियां होती हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एग्रो जर्नलिज्म जब तक नहीं होगा, एग्री जर्नलिज्म जब तक नहीं होगा, तब तक किसानों को समझाने वाला पत्रकार नहीं होगा, तब तक हमारे लोग चाहे लाख रिसर्च कर ले, लाख नई चीजें लेकर आ जाए, लाख नए नए इन्वेंशन कर ले, परंतु वो जब तक किसानों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कि कुछ पत्रकार एग्रीकल्चर के इस बीट को नहीं उठाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज़ादी के समय अगर हम बात करें, 47 के बाद में अगर हम 50 की बात करें, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 65% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर पर। जी, आज अगर हम डेटा उठा के देखते हैं तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 16 to 17% है। जी, तो ये जो डाउनफॉल है, और लोगों की हम बात करें तो जो वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में खासतौर पे जो लोग काम कर रहे थे, आज़ादी की टाइम पे जो हमारी जनसंख्या थी 1950 के आसपास 35 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी। उसमें से 70% लोग जो हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कार्य जो करते थे उसी पे वो डिपेंडेंट थे। आज लोग भले ही उसमें कम हुए हैं, लेकिन आज भी करीब करीब 50% लोग जो हैं उनकी जो इनकम है बेसिकली वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं उसमें आप देखेंगे कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट छिपा हुआ है। एक ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई है जिसमें कि घर में अगर 10 लोग हैं लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ 2 लोग वास्ता रखते हैं जी, लेकिन बाकी के जो 8 लोग हैं वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे हम उनको देख रहे हैं। एक छिपी हुई बेरोजगारी है, उनका वास्ता किसी और काम से नहीं है, उनका जो कामकाज है वो एक खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि उनको इनकम उससे नहीं मिल रही है, या यूं कहें कि उनको उतना पैसा उससे नहीं मिल रहा है जितना कि उसको किसी दूसरे रोजगार से मिलना चाहिए। तो उसका नुकसान जो बेसिकली अभी हो रहा है उससे आप देखेंगे कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, लोगों का रुझान इस तरफ कम हो रहा है, और इसके कई और दूसरे फैक्टर भी हैं, जैसे कि मीडिया का रुझान जिस तरह से उसके अपलिफ्टमेंट में होना चाहिए, खासतौर पे उस तरह का मीडिया अभी अपना रोल वहां प्ले नहीं कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों में उदासीनता है। और ये जो सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर, ये मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, कृषि का एक बड़ा रोल वहां होता है, लेकिन अब चूंकि लोगों में जिस तरह की मानसिकता है, लोग ये मानते हैं कि खेती करना, परंपरागत रूप से खेती करना या उससे जुड़े हुए कामों को करना, एक मेरे ख्याल से वो सर्विस दायर में जिस तरह लोग आना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि सर्विस में जाना मेरे ख्याल से ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद को सिक्योर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खेती से कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी, बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि कृषि प्रधान देश में खेती वो संभालता है जो सबसे कम पढ़ा लिखा सदस्य घर का होता है, और यही एक कारण है कि खेती के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है। हालांकि मैं इस चीज़ से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले 4-5 साल से जिस तरीके से युवाओं को मैं देख रहा हूं कि वो लगातार कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वापस घूम कर अपने खेतों की तरफ आ रहे हैं, वो शहर की चकाचौंध को छोड़कर एग्री स्टार्टअप्स पर काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो वही जागरूकता है जो अभी अचानक से लोगों में आई है कि एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है, और वहां पर जितना स्कोप है वो शायद और कहीं पर भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें चमक दमक नहीं है, परंतु अगर इसमें आदमी थोड़ा सा मन लगाकर काम करे तो पैसे की यहां पर कोई कमी नहीं है। सुनील जी, आप देखिए 2014 के बाद में जी हमारे देश में गिनती के स्टार्टअप्स थे। आज हम देखेंगे तो चाहे वो एग्रो स्टार्टअप्स हो, चाहे दूसरे इंडस्ट्री के जो स्टार्टअप्स हैं, उसको फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो भी उसको पूरी तरह, चाहे सीड फंडिंग करना हो, चाहे उस स्टार्टअप पे पूरा वर्कआउट करना हो, सरकार पूरी तरह से आज के युवाओं के साथ है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत जो है युवा प्रधान देश है, सारे विश्व में सर्वाधिक युवा हमारे देश में है, और युवाओं को नई दिशा देना और उनको ये बनाना कि आप खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ऐसे में आप देखिए कि हमारे जोतों के जो आकार हैं खेती में वो भले ही कम हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन, उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में संभावनाएं बहुत हैं, बस उसके लिए क्या है कि हमें नए अवसरों की तलाश करनी है, और खासतौर पे जो युवा अगर उसको नहीं संभालेंगे तो हमारी जो परंपरागत रूप से जो खेती की परंपरा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में तकरीबन 1-2 दशक से जो है ये परिवर्तन आया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में आया हो, चाहे वो आजकल तो हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें हो रही है, और कई तरह की एग्रीकल्चर में भी कई तरह की नई टेक्निक डेवलप की जा रही है, जिससे कि न सिर्फ वो अच्छी पैदावार कर रहे हैं बल्कि अच्छी किस्म की फसल पैदा करके वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अगर नए किसान, अगर युवा अगर उससे जुड़ेंगे तो न सिर्फ खेती को बल मिलेगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को भी हम लोग मजबूत कर पाएंगे।
जी हाँ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। कल रात को 2 बजे के बाद से हमारे पास एक के बाद एक वो युवा जुड़े जिन्होंने की बीएससी एग्रीकल्चर से किया है या एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया है। वो लोग एक के बाद एक जुड़े और वो लोग कोई भी नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। बीएससी और एमएससी करने के बाद उन लोगों ने अपने खेतों की तरफ रुख किया और अपने खेतों में जाकर उन्होंने नवाचार किए, इनोवेशंस किए, नए नए स्टार्टअप्स किए। ये लोग आगे की उम्मीद हैं, ये लोग इस कृषि प्रधान देश की भविष्य की उम्मीद है। इन्हें देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि हाँ, जो हम ये कहते थे कि युवा खेतों से विमुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हम उन्हें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी उन्हें देंगे और उन्हें दिखाएंगे कि हाँ, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पर भी आप ग्लैमर आपको मिल सकता है, तो वाकई में हमारा युवा खेतों की तरफ वापस आ जाएगा। सुनील जी, आपका युवाओं से बहुत अच्छा तालमेल रहता है और आप अब इस समय तो आप गुजरात गांधीनगर में हैं। क्या है वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या इस अखंड संवाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि 24 घंटे का एक कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है आप लोग दाखिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, और वो लोग इसको पूरा वॉच कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि पूरा देश आज इस कार्यक्रम को देख रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस कभी नहीं की गई, खासतौर पर ऐसा कार्यक्रम जो कि जलवायु को, जो कि एग्रीकल्चर को, गो संरक्षण को समर्पित कार्यक्रम, जो कि एक अखंड संवाद पूरे 24 घंटे तक आप लोग स्टूडियो में हैं, यहां से लाइव कर रहे हैं। देर रात भी आपके यहां पे स्पीकर्स आ रहे हैं, देर रात को लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक आह्वान है, ये पूरे देश को समर्पित है, और इससे न सिर्फ युवा जुड़ेंगे बल्कि इससे क्रांतिकारी बदलाव आने वाले वक्त में हमें दिखेगा, क्योंकि आज तक इस तरह की प्रैक्टिसेस कभी हुई नहीं है। और इस तरह की प्रैक्टिसेस को देख करके जिस तरह से मीडिया अपना एक रोल अदा कर सकता है, एक परिवर्तन ला सकता है, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखते हैं, तो मीडिया अगर इस तरह से रोल अगर प्ले करेगा, आप जैसे लोग अगर इस तरह की फील्ड में उतर करके इस तरह का एक काम करेंगे, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जो कि हम देखेंगे कि लोग जो हैं अब एग्रीकल्चर से दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उसको आत्मसात कर रहे हैं, वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, वापस अपने खेतों की तरफ लौट रहे हैं। बस उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों से मोटिवेट करने की जरूरत है जी। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी बताया कि जो युवा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मुझे लगता है एक काम करने की जरूरत है, चाहे सरकार भी करें, चाहे हम लोग भी उस पर उनको जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो बच्चा 12th के बाद में अगर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीएससी एग्रीकल्चर, उस बीएससी करने के बाद में सबसे बेसिक चीज जो होती है वो होता है, उस पर हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे बच्चे का कम्युनिकेशन, पहली चीज। दूसरा यह है कि अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है तो उसका माइंडसेट उस तरह डेवलप हो, उसका कल्चर उस तरह डेवलप हो। आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है वो गांव देहात से आता है जी, और उसके दिमाग में ये एक माइंडसेट होता है कि मुझे खेती करनी है या मुझे नौकरी लेनी है जी। तो वो बीएससी करने के बाद में नौकरी के पीछे भाग जाता है। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी करने के बाद में कुछ स्टार्टअप की तरफ जाएं या अपना खुद का एक जो है एग्रीकल्चर में वापस लौटें, तो उनको थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है, उन लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वो लोग हैं एक्चुअल में जो कि फील्ड मार्शल हैं, जो कि फील्ड में काम भी करते हैं, घर परिवार से भी उन्होंने खेती किसानी देखी है। अगर उन लोगों को मोटिवेट करके हम अगर आगे लेके आएंगे तो वो लोग, मुझे लगता है, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जी। बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा हमारा जो था वो ये था कि जिस तरह से भोजन में जहर आ रहा है, जिस तरह से केमिकल्स का छिड़काव बार बार किया जाता है, अंधाधुंध तरीके से रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है, उससे निजात कैसे मिले? क्या आपको लगता है कि इससे किस तरह से निजात मिल सकती है? देखिए, मुझे लगता है जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती का मतलब ही यही है कि जो प्रकृति प्रदत्त खेती है, वो खेती जिसमें हमें सबसे कम हमें कंट्रीब्यूट करना है, पूरा का पूरा नेचर को कंट्रीब्यूट करना है। हमें उसमें जो है अलग से ना उसमें पेस्टिसाइड डालना है, ना अलग से ऐसा कोई बीज डालना है। हमें जो प्रकृति से जो चीजें मिल रही है, जो खाद हमें गाय से मिल रही है, जो गोमूत्र हमें मिल रहा है, उन्हीं चीजों से हमें वो खेती करनी है, और उससे जो हमें मिलेगा वो मुझे लगता है कि सर्वगुण संपन्न जिसे हम कह सकते हैं, वो बेसिकली प्रोडक्ट मिलकर तैयार होगा। और आप देखिए, पुराने अगर हम जाएंगे जमाने में, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत खेती हमारे यहाँ होती थी, जो नेचुरल फार्मिंग हमारे यहाँ होती थी, वो उस तरह का जो उत्पाद हमारे यहाँ होता था वो कहीं नहीं होता था जी। देखिए, जो जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण में भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं जी, क्योंकि खेती का जो मुख्य स्रोत है वो एक जमीन है और दूसरा मूल तत्व है जल।
अगर हम इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों अवयवों को जोड़ करके देखेंगे तो हम अभी भी बहुत ज्यादा, आज देखिए खेती इसलिए पीछे है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी जमीन में जितना पानी है उसका 80% यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ खेती में हो रहा है जी। अब अगर हम उस जल को सही तरीके से संरक्षण करेंगे तो वो खेती में काम में आएगा। कई गांव ऐसे हैं जहां पर खेती इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। तो अगर हम पानी को बचाएंगे और परंपरागत खेती के रूप में काम में लेंगे, मुझे याद आ रहा है जोधपुर में एक रानीसर टांका है, जोधपुर फोर्ट के जस्ट पास में, वो रानीसर टांका बनाया इसलिए गया क्योंकि उस फोर्ट को बनाया जाना था। बाद में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे टांके बनाए गए, कुएं बनाए गए और उससे वो लोग पूरे साल भर तक पानी को बचा के रखते हैं, उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम उस पानी का इस्तेमाल जो कि हमें वर्षा के रूप में मिल रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में अगर हम करें तो हम खेती में उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हमें कम उसमें पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा और भरपूर जो है पानी की पर्याप्तता वहां हो जाएगी। समस्या तो यही है सुनील सर कि जो चीज हमारे पुरखे करते आ रहे थे, आप एक टांके की बात करें, राजस्थान में तो जगह जगह पर बावड़ियां बनी हुई हैं जो कि जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी। उस समय पर जिस समय जल खूब था, जिस समय तो नदियां खूब चारों तरफ होती थी, झरने खूब होते थे, झीलें खूब होती थी, उस समय पर भी हमारे पुरखों ने तरह तरह की बावड़ियां, हर जगह आपको मिल जाएगी, एक न एक बावड़ी हर गांव में छोटी मोटी बावड़ी मिल जाएगी जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता था। जयपुर के बाहर मावटा जो जयपुर आमेर महल के बाहर है, वो भी जल संरक्षण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि वहां से मिट्टी खोदकर ऊपर ले जाएगी, जब मावट पड़ी, पानी भर गया तो उसे मावटा नाम दे दिया गया, वो भी जल संरक्षण है। लेकिन आज हम उन्हीं चीजों को भूलकर और हम ये सोच रहे हैं कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। हमारे पुरखे गाय के गोबर से खेती किया करते थे, आज हम उसी जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। हमारे पुरखे बात किया करते थे प्राकृतिक खेती की, हम आज उस प्राकृतिक खेती पर 24 घंटे का अखंड संवाद कर रहे हैं जिससे कि लोगों के दिमाग में कम से कम प्राकृतिक खेती हो सके। तो असल में बात तो सिर्फ यही है कि हमें असल में वापस अपने पुरखों की तरफ लौटना होगा, हमें वापस अपने जड़ों की तरफ लौटना होगा, तभी कल्याण संभव है। एक आपने जो इसमें बताया जल के बारे में, मैं बता दूं आपको कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो है 135 लीटर उसको जल की जरूरत पड़ती है जी। मतलब 135 लीटर पर्याप्तता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, प्रति व्यक्ति उसका उपभोग करने के लिए जी। लेकिन अगर हमें माने कि 100 लीटर भी अगर उसको पोर्टेबल वाटर अगर मिल रहा है जो कि पीने योग्य वाटर है, तो ये मानते हैं कि उसकी पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन आप देखिए पूरे देश में 65% लोग जो हैं आज भी उनके पास में पोर्टेबल वाटर की उपलब्धता नहीं है। ऐसा पानी जो कि वायरल जो है फंगल रहित है या उसके अलावा जो है इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो पानी उसको मिल रहा है इट मींस कि उसकी पर्याप्तता हो रही है। लेकिन 65% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि जिनके पास में पर्याप्तता नहीं है शुद्ध पानी की। तो ऐसे में अगर हम परंपरागत रूप से पिछले हमारे जो तरीके हैं वहां नहीं लौटेंगे तो आने वाले टाइम में इसकी भयावता बढ़ जाएगी। वाटर टेबल की बात करें तो जो आप देखिए आजादी के टाइम पे या 70-80 के दौर में जो पानी का जो वाटर टेबल था वो करीब 20-25-30 फुट पे था। आज हम देखेंगे तो वाटर टेबल जो है करीब 700 फीट या 800 फीट पे पहुंच गया है, कई जगह तो उससे भी ज्यादा पहुंच गया है। तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर को रिचार्ज कैसे करें, हार्वेस्ट कैसे करें और उसको परंपरागत रूप से हम कैसे उसको ढालें, तब जाके हमारी पूर्ति होगी। मान लीजिए किसी भी जगह, मैं छोटा सा एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, मान लीजिए किसी शहर की अगर जनसंख्या 30 लाख है जी। और वहां पे अगर आप मान के चलिए प्रति व्यक्ति अगर 100 लीटर की डेली की उसकी खपत अगर हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं करोड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर उसकी पूर्ति हमारे नहरों से या प्राकृतिक संसाधन से नहीं होती है तो हम क्या करेंगे कि उस पानी को निकालेंगे जमीन से जी। तो लगातार पानी का जो इतना अनुचित दोहन हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी की खपत बढ़ने से धीरे धीरे पानी तो खत्म हो जाएगा, हमें शहरों से पलायन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए इसके लिए हमें जरूरी है कि जो समुचित तरीका है पानी का, जो हमारे जो बुजुर्गों ने किया, हमारे पहले जो लोग करते आए, जैसा कि आपने बताया, अगर उन तरीकों से अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पानी बचेगा, नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक सुनहरा भविष्य भी तैयार कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं आपको फिर वापस वेस्टर्न राजस्थान की तरफ लेकर चलता हूं। वहां पर आज भी पानी जो है वो एक लोटे में लेकर सबको लोटा पकड़ा दिया जाता है जिससे कि उसे ऊपर से पानी पी लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गिलास में जब पानी जाता है झूठा करके आदमी पीता है, आधा गिलास छोड़ देता है और उसके बाद उस गिलास को धोने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो इतने मितव्ययी पानी को यूज करने वाले हमारे पुरखे थे और आज हम उसी पानी को संरक्षण करने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है, हमें मुहिम चलानी पड़ रही है, उनसे
हमसे बात करनी पड़ रही है, परंतु ठीक है, किसी न किसी को बोलना पड़ेगा हमें। आज अगर हम नहीं पूछेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, फिर वही पूछेंगी कि जब नदी रो रही थी उस समय कहाँ थे तुम, जब झील सिसक रही थी तो उस समय कहाँ थे तुम, जब झरने दम तोड़ रहे थे उस समय कहाँ थे तुम। तो उस समय शर्मिंदा होने की बजाय अच्छा है कि आज हम इन सवालों को उठाकर आपस में बात कर लें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जी सुनील, मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान की आपने बात की सर, मुझे याद आ रहा है 15वीं शताब्दी में जी जैसलमेर की हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में जो पालीवाल ब्राह्मण थे वहां पे, उन्होंने वहां के पानी को, जो उनको नेचुरल वाटर मिल रहा है, उसके संरक्षण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि खेत की मेड़ पर ढलान नुमा उन्होंने एक मेड़ बनाई, जहां पे पूरा पानी खेत का निकलेगा तो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग उस पानी को उसी खेत में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे, लेकिन अभी पूरा विपरीत हो गया है। आप देखिए कि आज किसी के पास भी ना इतना पर्याप्त समय वो दे पा रहे हैं, ना वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। आज की जनरेशन उस चीज में बिलीव करती है कि हम अगर नल चलाएंगे तो पानी आ जाएगा, और अगर नल बंद कर दिया तो पानी नहीं आएगा। उनको ये नहीं पता है कि पानी का जो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है, उसकी लिमिटेशन है। आज आप उस नल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को अगर नल नहीं आएगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। और चूंकि आप देखेंगे जयपुर शहर की अगर हम बात करें, हम बिसलपुर डैम पर जो है हमारा जीवन टिका हुआ है जी। मान लीजिए अगर बिसलपुर डैम में पानी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बड़ा प्रभावित हो जाएगा जी। तो ऐसे में ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहां पर उन लोगों को जल के महत्व का पता है, उन लोगों ने ऐसा जीवन बनाया हुआ है कि वो टांके बनाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, और आप देखिए कि जो पानी है वहां साल भर वो जमा रहता है। उसी पानी से वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, खुद भी उस पानी को इस्तेमाल लेते हैं, कपड़े धोने से लेकर पानी पीने तक और घर में सारा काम करने तक वही पानी काम में आता है। और हम उस पानी का जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, इसके 3 ही तरीके हो सकते हैं पानी बचाने के। सबसे पहले हम पानी का अपव्यय रोकें जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है वो अपव्यय करने से ज्यादा, उसको बिना वजह हम अगर पानी को ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, वो है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो तो चूंकि करना पड़ेगा। तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर ध्यान दें। ये आने वाले कल की बात है। आप देखेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहां आए, उन्होंने भी ये कहा कि राजस्थान में आप भले ही नहरें लेके आओ, राजस्थान को भले ही आप उस परियोजना से जोड़ दो, लेकिन जब तक हमारे यहाँ के लोग वो उस पुरानी परंपरा को नहीं आत्मसात करेंगे तो हम एक सुनहरा कल नहीं बना सकते। क्योंकि पानी की एक निश्चित मात्रा में ही हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो पानी अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे कल को बड़ा खतरा हो सकता है सर। जी हाँ, पानी बनाया नहीं जा सकता, पानी सिर्फ बचाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आज हमारे साथ स्टूडियो में आए, अखंड संवाद का हिस्सा बने और हमें आकर आपने एक एनर्जी दी है, आपने हमें ऊर्जा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, इतनी दूर से आप बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और हम अखंड संवाद में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे का समय बचा हुआ है। हमें हमारे 24 घंटे के टारगेट को पूरा करने में, हमें 24 घंटे वाली हमारी इस लक्ष्य तक पहुंचने में, उस मंजिल तक पहुंचने में, जिसके लिए हम कल 2 बजे से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, खेती किसानी पर बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे हैं, जल संरक्षण पर बात कर रहे हैं, गो संरक्षण पर बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट से, कुछ ऐसे विशेषज्ञों से जो विशेषज्ञ अपने आप में अपने क्षेत्र के महारथी हैं, ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने तपस्याएं की है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनतें की है, जिन्होंने इस फील्ड में, चाहे वो जल संरक्षण की फील्ड हो, चाहे वो गो संरक्षण की फील्ड हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की फील्ड हो, चाहे रसायन मुक्त खेती की फील्ड हो, उसमें ऐसे लोगों को ही हमने यहाँ पे बुलाया जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे युवा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, जो युवा बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, बीएससी की पढ़ाई करने के बाद वो नौकरियां करने के बजाय खुद के खेत संभालने लगे, खेतों में नए नए स्टार्टअप्स करने लगे और बताने लगे सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने, और कहा कि हमें नौकरियां नहीं करनी, हमें स्टार्टअप्स करने हैं, हम लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, हम नौकरी करना नहीं चाहते। ऐसे ही कुछ मेहमान लगातार एक के बाद एक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये मेहमान आपसे बता रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि जैविक खेती की महिमा क्या है, जैविक खेती क्यों ज़रूरी है, रसायन मुक्त खेती।
ऐसे ही कुछ किसानों के साथ हम आज इस कार्यक्रम को बस बहुत जल्द इसकी पूर्णाहुति करने वाले हैं। एक अनुष्ठान है जिस अनुष्ठान में विचारों की आहुतियां हम लोगों की ले रहे हैं। ऐसे एक किसान जिनके साथ हमने एक पूरी रात खेत पे बिताई है, एक ठंड की वो रात आपको देखते ही गंगाराम जी, मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा गंगाराम सेपट जी का हमारे स्टूडियो में, जो कि इस समय पर हमारे साथ विराजमान है इस अखंड संवाद में। मैं कह रहा था कि गंगाराम जी, आपको देखते ही मुझे सर्दी की वो रात याद आ जाती है जब पूरी रात हमने खेतों में खड़े रहकर और पानी दिया था, स्प्रिंकलर छिड़काव हमारे ऊपर हुआ था। उस दिन का पारा जब हमने सुबह अखबार में पढ़ा तो -3 डिग्री था। बिल्कुल, वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे हम बाहर बैठे बैठे जी, तो गिरधारी जी से कि वो रिकॉर्डिंग की गई थी हमारे यहाँ पे, और उस रात -3 डिग्री टेम्परेचर था, और उस टेम्परेचर में आपके साथ में काम करना बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पर और भी लोग बाग वहाँ पर थे, तो वो